हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, आज की हम लोग वीडियो में क्लास 9th का यहाँ पे साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे सेट 3 करने वाले हैं, जो कि ये आपका टर्म 2 का है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियोस और मॉडल सेट यहाँ पे डालते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। क्या बोला इसका आंसर देखिए, तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का क्या होता है, प्रतीकात्मक निरूपण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश होगा या नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी आवेश नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश से विपरीत है तथा इसका बराबर है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एंथ्रिक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग कारक के कारण होता है, आपको बताना है। तो ये किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चंद्रमा पर ताप का पारस क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जब हम धनुष पर तीर चढ़ाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो इसका सही आंसर क्या जगह हमारा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कौन सी दो चीज़ें हैं जिन्हें मोल प्रदर्शित करता है। तो पहला वो चीज़ है संख्या और दूसरा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई का मात्रक क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड बोलते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितने कार्य किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू का मान पूछ रहा है, कार्य का मान यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस होता है। तो यहाँ पे देखिए एफ का मान आपका क्या है, दिया हुआ है कि 140 न्यूटन और एस का मान दिया हुआ 15 मीटर। यहाँ पे एफ का मान 140 पुट करेंगे और एस का मान 15। तो जब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना जगह हमारा ये 2100 जूल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला कि 1 जूल कार्य को परिभाषित करें। तो इसके आंसर देखिए, 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला कि तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है ध्वनि की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। अतः ध्वनि कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है। बिजली की चमक प्रकाश की चाल से चलकर प्रेक्षक की आंखों तक पहुँचती है, जबकि मेघ गर्जन ध्वनि की चाल से चलकर प्रेक्षक के कानों तक पहुँचता है, इसलिए प्रकाश को पहुँचने में कम समय लगता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा और आज भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, बोलता है कि पहले यहाँ पे निम्न यौगिकों को उपस्थित तत्वों का नाम लिखे। बस जैसे यहाँ पे सबसे पहला बोल रहा है कि बुझा हुआ चूना का। तो देखिए बुझा हुआ चूना में यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला इसका CaOH का होल 2 होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे तत्व हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा को, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। तो इसमें कौन कौन यौगिक होगा हमारा, नाइट्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इसका तीसरा नंबर बोला कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का आपको बताना है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन और हमारा यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर, जे थॉमसन के परमाणु संरचना मॉडल ने परमाणु को उदासीन प्राय भली भांति व्याख्या दी, परंतु अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के निष्कर्ष को यह मॉडल नहीं दर्शा पाया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो इसका आंसर देखिए, पहला, रोग मुक्त होने के लिए व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सफाई तथा अच्छा वातावरण होना आवश्यक है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट इसका देखिए, पर्याप्त तथा संतुलित भोजन भी शरीर को क्या करता है,
रोग मुक्त करने के लिए आवश्यक होता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। 14 बोला कि बादलों का निर्माण कैसे होता है, ये आपको बताना है। देखिए, जल स्रोतों से पानी वाष्प के रूप में हवा में चला जाता है। कुछ जल वाष्प हवा में पहले से ही मौजूद होते हैं। ऊपर जाकर जल वाष्प ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर या छोटी छोटी जल की बूंदें वायु में निलंबित होकर बादलों का निर्माण करता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सेक्शन सी की ओर चलते हैं। बोला कि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दें, इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त करें अथवा स्थितिज ऊर्जा क्या है ये आपको भी बताना है। और पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब आपको ये पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करने के लिए बोल रहा है और इसका डिफिनेशन भी आपसे पूछ रहा है, इसका परिभाषा भी आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या बोलते हैं, तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि पहाड़ पर रखे पत्थर का टुकड़ा, घड़ी की कमानी, किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित पानी। इसका देखिए फॉर्मूला, चलिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। सपोज कर लीजिए कि क्या है, मान लीजिए कि एक m यहाँ पे द्रव्यमान है, वस्तु की पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है। इसी ऊंचाई पर वस्तु का भार यहाँ पे क्या है, mg हो जाएगा। तो नीचे की ओर कार्य करता है, तो इसका यहाँ पे वस्तु की स्थिति ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वस्तु को उठाने में किया गया कार्य, बल इंटू विस्थापन इक्वल टू mgh। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला इसका प्रूफ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 15 क्या बोला कि निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करिए। देखिए फ्रेंड्स, मोलर द्रव्यमान निकालने से पहले हम लोग को परमाणु द्रव्यमान को याद रखना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, कम से कम ये आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि इथाइन का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे C2H2। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 इंटू क्या कहते हैं 12 यहाँ पे क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है कार्बन का। यहाँ देखिए C12। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन का कितना था, परमाणु द्रव्यमान हमारा यहाँ पे 1 होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 से इंटू किए। आगे देखिए, तो 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24 हो जाएगा। और 2 इंटू 1 मतलब कि 2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 26 ग्राम हो जाएगा। ये इसका आंसर। इसका दूसरा नंबर बोला था सल्फर अणु का आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है S8 का। तो S8 का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए 8 यहाँ पे कितना है, सल्फर है, और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान जानते हैं हम लोग कितना था, 32 होता है। तो 8 इंटू 32 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 256 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। इसका तीसरा नंबर बोला कि फास्फोरस अणु का भी आपको निकालना है, जो कि P4 का ना यहाँ पे 4 है, और इसका जानते हैं कि कितना था, परमाणु द्रव्यमान हमारा यहाँ पे 31 होता है। तो 31 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 124 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको निकालना अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो HCl। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1 है, तो 1 इंटू क्या करेंगे 1, क्योंकि 1 यहाँ पे इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन कर लेंगे, तो क्लोरीन का कितना यहाँ पे 1 क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या करेंगे इसको इंटू कर देंगे इसका परमाणु द्रव्यमान से। परमाणु द्रव्यमान कितना आता है 35.5। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1 इंटू 1 और यहाँ पे 35 इंटू 5 मतलब कि 35.5, जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना जगह हमारा यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 36.5 हमारा इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका HNO3 का मोलर द्रव्यमान को निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हमारा 1 है, तो 1 इंटू क्या करेंगे इसका मोलर द्रव्यमान को इसे इंटू कर दें, तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है हमारा 1, तो 1 इंटू 1। अब आगे देखिए इसका इसी तरह से नाइट्रोजन का लेंगे, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना 1 और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है 14। इसी तरह से ऑक्सीजन का लेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है हमारा यहाँ पे 16 होता है। तो 16 से क्या करेंगे इसको इंटू कर देंगे, तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 होगा, 1 इंटू 14 यहाँ पे 14 होगा, और 3 इंटू 16 को जब इंटू करें तो कितना हमारे यहाँ पे 48 होगा। और जब इसको तीनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना हो जाएगा इसका सही आंसर 63 ग्राम इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, रदरफोर्ड के परमाणविक मॉडल की मुख्य कमी यह थी कि इसके परमाणु के अस्तित्व का पता नहीं चलता। जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो वे ऊर्जा को विकसित करता है। विकिरण के इस उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होगी, जिसके कारण उसकी कक्षा में आकर यहाँ पे संकुचन होगा। फलस्वरूप क्या होगा कि कुछ ही समय में इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। रदरफोर्ड यह नहीं समझा पाए कि वास्तव में ऐसा क्यों नहीं होता। अगला क्वेश्चन बोला 17 नंबर की डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी
अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करें कि वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी दूसरे लोगों से अधिक बीमार व्यक्तियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। अपने बचाव के लिए उन्हें मरीजों को देखने के बाद हाथ साफ करना चाहिए। मरीजों की जांच करते समय मास्क का उपयोग करना चाहिए। सीधे शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए। मरीजों से लैंगिक संपर्क से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है? ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। जीवित प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी पर निर्भर करते हैं, क्योंकि सभी जीवित प्राणी ऊर्जा एवं खाद्य पदार्थों के लिए हरे पौधे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, मांसाहारी भी दूसरे शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं। पौधे मिट्टी पर निर्भर करते हैं, क्योंकि पौधे अपने भोजन के लिए पोषक तत्व मिट्टी से ही लेते हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी में खड़े रहते हैं। तो यह कहना सही नहीं है कि जल में रहने वाले जीव पूर्ण रूप से मिट्टी से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि जो जीव पानी में रहते हैं वे भी हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। वे खनिज तथा ऊर्जा पौधों से लेते हैं। पौधे मिट्टी से अपना भोजन लेते हैं। चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज भी तभी जीवों द्वारा लिए जा सकते हैं जब वे मिट्टी के रूप में बदल जाते हैं। तो अतः यह कहा जा सकता है कि सभी जीव स्थलीय या जलीय मिट्टी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला कि प्रकृति में कार्बन चक्र का प्रवाह चार्ट द्वारा दर्शाइए एवं समझाइए। तो ये देखिए, कार्बन मूल रूप से हीरे तथा ग्रेफाइट में पाया जाता है। कुछ जंतुओं के बाहरी तथा भीतरी कंकाल कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी जीवित प्रकारों में होता है जिनमें क्लोरोफिल होता है कि मूल क्रिया द्वारा कार्बन समाविष्ट होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में या पानी में घुले यौगिक के रूप में कार्बन, वायुमंडल में CO2 के रूप में, विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, और आगे जीवन में कार्बन आधारित अणुओं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन में विद्यमान होता है। देखिए यहाँ पे कुछ फ्रेंड, देखिए ये जो आपका चार्ट है, इस चार्ट को आप क्या कीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा अपने एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण CO2 को ग्लूकोज C6H12O6 अणुओं में बदल देती है। ये ग्लूकोज अणु दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं जिससे ऊर्जा प्रदान करती है। वह श्वसन की क्रिया ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। आगे देखिए, श्वसन के बाद CO2 उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है। दहन जैसे कि ईंधन का इस्तेमाल खाना पकाने, गर्म करने, यातायात और उद्योग धंधों में तो द्वारा वायुमंडल में CO2 का प्रवेश होता है। औद्योगिक क्रांति के काल में जीवाश्म ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो गई है। कार्बन का चक्रण विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।